हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एसएसटी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है नंबर 2 आज हम उसको करने वाले हैं। देखिए, एक तो जो मैराथन वाला था और उसके बाद हमने एक प्रैक्टिस सेट किया था। वो दोनों जो थे वो पेडागोजी से रिलेटेड थे। अब हम फिर इसके बाद पेडागोजी का करेंगे। अब अभी हम जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है इसमें आज हम कंटेंट वाले सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, जियोग्राफी के क्वेश्चन है, इकोनॉमी के क्वेश्चन है और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन हैं। तो चलिए अपने इस वाले पोर्शन को करते हैं, क्योंकि जो हमारी जो सीडीपी आती है, मतलब सीडीपी नहीं, पेडागोजी जो हमारे आती है वो 20 से 25 नंबर की आती है और जो शेष पोर्शन है हमारा वो कंटेंट से आता है। तो आज हम लोग कंटेंट वाला करते हैं। चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्लास को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, बने रहिए आराम से, क्लास में पूरी देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें सही ढूंढना है। जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों व ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इतिहास अलग अलग लोगों के समूह के लोगों के लिए अलग अलग था। तो बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। अपना स्कोर भी साथ साथ करते चले। सभी क्वेश्चन लेटेस्ट के हैं, बिल्कुल जो ट्रेंड चल रहा है वैसे ही क्वेश्चन हैं। तो देखिए, जब तक अगर कोई इतिहासकार किसी भी चीज़ को लेकर सेंसिटिव नहीं होगा, संवेदनशील नहीं होगा, तब तक वो अच्छा एक ग्रंथ नहीं लिख सकता, तब तक वो अपनी चीज़ों को अच्छी प्रकार से नहीं रख सकता है। तो संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। सो ए इज एवर राइट। बी, अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग था कौन, इतिहास। बिल्कुल सही है, ये भी बात, अलग 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 प्रकार के लोग थे, उनके लिए अलग अलग प्रकार से जो है इतिहास है, अलग अलग प्रकार से हिस्ट्री एक्सप्लेन करती है। तो इसमें जो हमारे जो है दोनों कथन सही हो जाएंगे। और जो मैं सभी आंसर आपको बता रहा हूँ, ये सीबीएसई के जो ऑफिशियल साइट है, ठीक है, सीबीएसई की, उसने इन आंसरों को दिया है, माना है, ठीक है। तो दोनों सही हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। जैसे 2 कंकाल लिख रहे, मान लीजिए कोई ये हमारी कोई साइड है, कब्र है, इसकी खुदाई की गई, इसमें से 2 कंकाल निकले, एक ये है एक ये है। अब एक कौन सा मेल का है, कौन सा फीमेल का, इस चीज को आपको जांचना है, पता करना है। तो आपको क्या क्या करना चाहिए। हड्डियों की संरचना जांचनी चाहिए, कंकालों के साथ मिले आभूषण देखने चाहिए, कंकालों के आकार देखने चाहिए, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन देखने चाहिए। बताइए क्या क्या चीज से हम अनुमान लगाएंगे कि इनमें से कौन सा कंकाल महिला का है। देखिए, सबसे पहले तो हम हड्डियों की पहचान करेंगे, बिल्कुल ए हमारा सही होगा, ठीक है। अब बात है आभूषण वाला। आभूषण वाला सही हो सकता है, लेकिन आभूषण पुराने समय में, ठीक है, स्त्रियां भी पहनती थी और पुरुष भी पहनते थे, तो इससे हम बहुत ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकते हैं। कंकालों के आकार देखिए, जो कद होता है वो स्त्रियों का आकार जो होता है छोटा होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। और जो पुरुष होते हैं उनका आकार बड़ा होता है। तो आकार के माध्यम से हम पता लगाएंगे कि कौन सा मेल का है, कौन सा फीमेल का है। बात देखिए, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन, भाई खाना हो सकता है मेल भी पकाते हो उस समय, फीमेल भी पकाती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए ए और सी इसमें जो है आयोग ने आंसर सही माना है। क्या क्या सही माना है। हड्डियों की संरचना और कंकालों के आकार से हम मेल और फीमेल के कंकाल में अंतर करेंगे। सो फर्स्ट इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सकारात्मक क्वेश्चन है, कौन सा सही है, 3 गलत होंगे, एक सही हो, नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कथन वाला है, अच्छा ठीक है। वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं,
ये केवल जमीन के ही ऊपर पाए जाते हैं। अच्छा, पूरा स्थल के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन से कथन गलत है? अच्छा बताइए, पूरा स्थल किस चीज को कहेंगे? वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। क्या अवशेष वस्तुओं के जमीन के ऊपर ही मिलते हैं? केवल शब्द आ गया, इसलिए ये क्वेश्चन निगेटिव हो गया, ये गलत है। ठीक है, जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे भी अवशेष बहुत मिलते हैं। ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। अरे अंदर नहीं, जमीन के बाहर भी पाए जाते हैं। ऊपर देखिए, ऊपर लिख दिया, नीचे अंदर लिख दिया, तो दोनों में केवल केवल लिखाकर गलत कर दिया। ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते, समुद्र में भी पाए जाते हैं, नदी के तल में भी पाए जाते हैं, पूरा स्थल। इसलिए ये तीनों गलत हो गए। तो कौन सा सही है? केवल ए इज आवर राइट। इसको हम पूरा स्थल कहते हैं। वो कहीं पर भी कोई भी जगह हो जहाँ पर चीज़ों के अवशेष मिलते हैं, उसको हम कहते हैं पूरा स्थल। पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन है, देखिए नहीं आपको को लगे कि सब हिस्ट्री के ही क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट में पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन है, फिर जियोग्राफी के क्वेश्चन है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के हैं। क्वेश्चन सभी के रखे हुए हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। इतना सीधा क्वेश्चन आ गया। भीमबेटका के पूरा स्थल भीमबेटका के पूरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते? केवल हमको नाम याद रखना है। तो सभी के हिस्ट्री को पढ़ने वाले को सभी को पता है कि जो भीमबेटका बहुत फेमस है। यहाँ पर कंदरिया महादेव का मंदिर भी है। और कहाँ पर है जो भीमबेटका? भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले? वो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें हड़प्पा के सबसे ज्यादा राज्य मिले हैं, मतलब स्थान मिले हैं? हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग अपना आंसर करें हमसे पहले। कौन सा राज्य वो है? तो इसमें जो आयोग ने आंसर माना है वो है हमारा गुजरात। बी इज आवर राइट ऑप्शन, मतलब सेकेंड हमारा सही है। वैसे पाए तो सभी जगह गए, लेकिन गुजरात में ज्यादा पाए गए हैं, ये है बात। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? अब बताइए इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे हुआ होगा? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। शासकों की तो कोई बात ही नहीं आती, पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ लीजिए। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ऐसी कोई प्रकार का मत नहीं है। जंगलों का विनाश हो गया होगा, हाँ हो सकता है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई हो, भयंकर बाढ़ आ सकती है, इसके कारण दब गई हो, ये भी मत है। संभवतः नदियाँ सूख गई हो, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया हो, अकाल पड़ गया हो, इसलिए सब मिट गए हों, पतन हो गया हो। तो बी सी डी ये तीनों सही है। लेकिन शासकों के नियंत्रण की ऐसी कोई बात हमको नहीं मिलती जिसके कारण सभ्यता का पतन हुआ हो। सो फर्स्ट इज आवर राइट ऑप्शन। हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे कहाँ, किस युग से संबंध रखते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? पीतल युग से, ताम्र या ताम्र युग से, कांस्य युग से, लौह युग से? सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस चीज से ज्यादा संबंधित थे? वो लोग जो थे ताम्र या तांबा युग से संबंधित थे। तो सेकेंड इज आवर राइट ऑप्शन। बिल्कुल लेटेस्ट के क्वेश्चन है 2021 का। चलिए इसी प्रकार से करते हैं जल्दी जल्दी। बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं बचा है, आपका एग्ज़ाम होने को है। भगवान करेगा आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। ऋग्वेद, बताइए ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? अब इसमें पूछ लिया है कि ऋग्वेद जो था वो किस लैंग्वेज में था? पाली में था,
ठीक है, पाली में था, संस्कृत में लिखा गया था, प्राकृत में लिखा गया था, या ब्राह्मी में लिखाया गया था। जो तब जो हमारा जो इसका आंसर है क्या होगा, जल्दी से बताइए। जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है चारों वेदों में से, और इसकी रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई है। तब इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, संस्कृत भाषा। ऋग्वेद को किसमें लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। देखिए, जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के आरंभिक माने प्रारंभ में, शुरुआत में जो बिहार थे, देखे बिहार का मतलब घर होता है, ठीक है, निवास स्थान होता है। ये बिहार वो पटना वाला बिहार नहीं है, बिहार का मतलब यहाँ पर घर है। इसमें बी उपसर्ग लगा हुआ है, आपको पता होगा, बी प्लस हार बराबर बना है बिहार। तो बताइए, ये प्रारंभ में शुरुआती तौर पर किस चीज के बने हुए होते थे बिहार। बिहार मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के, ईंटों के। जो जो बिहार थे जिनमें बौद्ध और जैन भिक्षुणियाँ रहती थी, ठीक है, भिक्षु रहते थे, वो सबसे पहले जो प्रारंभ में बने हुए थे वो लकड़ी के बने हुए थे। किसके बने हुए थे, लकड़ी के बने हुए थे। अब ये तो चीज़ें फैक्चुअल है, अब इनमें क्या चीज़ समझाने वाली है, जो है सो है, याद करने वाली चीज़ें हैं। ये पैडागोजी थोड़े ही ना है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में नहीं है। अब बौद्ध रत्न में त्रिरत्न है, ठीक है, तीन रत्न की बात की गई है, एक चीज है इसमें नहीं है, तीनों है एक नहीं है। वो कौन सी नहीं है त्रिरत्न में, धम्म, अहिंसा, संघ, बुद्ध। तो देखिए, जो त्रिरत्न है, जिसने भी पढ़ा होगा, जो त्रिरत्न में अहिंसा की कहीं पर भी बात की चर्चा नहीं की गई। तो त्रिरत्न में अहिंसा को शामिल नहीं किया गया है। और तीनों हैं, धम्म की भी चर्चा है, संघ की भी चर्चा है, और बुद्ध की भी चर्चा है, लेकिन अहिंसा की कोई भी चर्चा नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सांगा, ठीक है, केसर सांगा या सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं, स्थानीय रूप को गाते हैं। मतलब वो कौन सा जिला है, वो कौन सा स्थान है। देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो हैं, ये सभी जो ऑप्शन है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले पोर्शन में है। लेकिन अंदर से इसने क्वेश्चन पूछ दिया कि कुपवाड़ा है, बड़गाम है, लद्दाख है, कारगिल है। तो देखिए, जो लद्दाख क्षेत्र वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बुद्ध, ठीक है, बौद्ध और मुसलमान दोनों ही लोग, जो तिब्बत का राजकीय ग्रंथ है केसर सागा, ठीक है, के स्थानीय रूप को गाते हैं, इसका जो है चैंटिंग करते हैं, इसको गाते हैं। तो कहाँ के लोग, लद्दाख के लोग। जो भी क्लास जो भी लोग इस क्लास को देखें, प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट कर दिया करें, जिससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। जब आप लिखते हैं कि सर बहुत अच्छी क्लास है ये, ठीक है, तब इससे हमको इतना मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह से अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यह उदाहरण किस ग्रंथ से लिया गया। ऐसी बात कहाँ पर लिखी गई है कि जिस तरह से जिस समुद्र में नदियाँ जब मिलती हैं तब अपना अस्तित्व खो देती हैं, उसी प्रकार से वे अपना वर्ण, ठीक है, कौन किस वर्ण का है, श्रेणी और परिवार सब कुछ छोड़ देते हैं। यह उदाहरण किसी ग्रंथ से लिया, तो डायरेक्ट हमको ग्रंथ का नाम बताना है। तो ये जो है हमारा बौद्ध ग्रंथ से लिया गया है। जनवरी 2022 का क्वेश्चन है, P2, ठीक है, SST P2 में होती है, प्राइम जूनियर वाले
पेपर में, लेकिन ये क्वेश्चन उसमें भी पूछे जा सकते, ईवीएस में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का कौन सा क्रम सही है? 1 मिनट सोच लीजिए, बाद में इसका आंसर कीजिए। बिल्कुल सीक्वेंस लगाना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद है तब भी सोच लीजिए कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए सभी में चंद्रगुप्त मौर्य है। अब आप यहाँ से पकड़ लेते तो इन्होंने सभी में रख दिया चंद्रगुप्त मौर्य। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, अब ये तो देखना ही नहीं, इसके बाद वाले ऑप्शन पर विचार करना। चंद्रगुप्त मौर्य तो सभी में है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? उसका बेटा बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। और अशोक के बाद कौन था? दशरथ मौर्य। तो ये एक सीक्वेंस है किसका? उत्तराधिकार का, किसमें? मौर्य साम्राज्य में रहा था। सो फोर्थ इज आवर राइट ऑप्शन। बहुत क्लोज ऑप्शन थे इसमें, चौथा हमारा सही है। अब क्वेश्चन शुरू हो गए हमारे जियोग्राफी से। सौर मंडल में हम जाते हैं जैसे जैसे सूर्य से दूर, जैसे ये हमारा सन है, ठीक है, और ये ग्रह बने हुए हैं, मान लीजिए पृथ्वी, बुध, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम, बृहस्पति। जैसे जैसे हम ग्रहों से दूर जाते हैं, सूर्य से दूर जाते, तब क्या घटना घटित होती, क्या क्या चीज होती है बताइए। जब हम सूर्य से दूर जा रहे हैं, ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, नहीं ये तो बात गलत है। सबसे पहला ग्रह बुध होता है, छोटा होता है, बीच में बृहस्पति होता है जो सबसे बड़ा है, तो ये तो बात गलत हो गई। सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। अच्छा, और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती चली जाती है, ये बात सही है। देखिए, जो ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा पास होगा उसका परिक्रमा काल उतना ही कम होगा। जैसे जो बुध, शुक्र, ठीक है, पृथ्वी वगैरह है, जैसे जो सन है, इसके पास में जो ग्रह सबसे ज्यादा होगा उसका परिक्रमण काल वो जल्दी घूम जाएगा। परिक्रमण काल का मतलब पूरा चक्कर जल्दी लगा लेगा, और क्या है। और जो दूर होगा वो देर में चक्कर लगा पाएगा, उसका परिक्रमण काल बढ़ जाएगा। तो थर्ड इज आवर राइट ऑप्शन। अब सभी क्वेश्चन जियोग्राफी से रिलेटेड हो गए, फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती? देखिए, ऐसा अगर आपने मैप देखा होगा, ऐसा है, मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका है, ये अमेरिका है, ठीक है, ये कनाडा है, ये है स्ट्रिपेक है, ऐसी। इसके बाद यहाँ पर जो है दक्षिणी अमेरिका। तो ये आपने मैप देखा होगा, जो वर्ल्ड मैप है, तो एक जो है स्थल की स्ट्रिप है जिसको हम इस्थुमस कहते हैं, इस्थुमस कहते हैं, ISTHUMUS, इस्थुमस कहते हैं। उसके माध्यम से उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो नॉर्थ अमेरिका है, उल्टा लिख गए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो किसके माध्यम से? स्थल संधि के माध्यम से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अच्छा भाई, क्या क्या कथन है, इन पर हमको विचार करना है। रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं। अच्छा, ठीक है। रेत और चट्टानें गर्मी उत्सर्जित करती हैं और तापमान बढ़ाती हैं। देखिए, रेगिस्तान में रातें गर्म नहीं होती हैं, रातें तो ठंडी होती हैं, दिन दिन गर्म होते हैं ज़्यादा। तो ये पहला वाला हमारा गलत हो गया। क्यों? रातें ठंडी क्यों होती, दिन गर्म क्यों होते रेगिस्तान में? क्योंकि रेत और चट्टान ये दोनों गर्मी को बहुत उत्सर्जित करते हैं, मतलब अपने आप अंदर से निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, और जिसके कारण इन दिन में वहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें जून की गर्मी में रेगिस्तान का टेम्परेचर दिन में 50-50 तक हो जाता है और रात में बहुत गिर जाता है, इसका यही कारण है। तो ये दोनों, तो पहला तो गलत हो गया कथन, कारण सही है। जब कारण सही है
ठीक है, तो ए तो गलत है, तो कौन सा हमारा हो जाएगा? ए गलत है और आर सही है। फोर्थ इज आवर राइट ऑप्शन। इनकी एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कथन ए और बी को पढ़िए, उनके आधार पर विकल्प चुनिए। कथन, भारत में 82-30 पश्चिम। अब 82-30 सभी को रटा हुआ है, मान लीजिए। इतना तो ऐसा कोई नहीं होगा स्टूडेंट जिसको 82-30 नहीं पता है, जो कि मानक समय रेखा है, ठीक है, भारत की। 82-30 पश्चिमी देशांतर को मानक एवं उत्तर माना गया, मतलब भारत में 82°30' को जो है स्टैंडर्ड टाइम लाइन माना गया है। पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, ठीक है। रीजन क्या है? कथन, कारण होगा यहाँ पर, मिसप्रिंट हो गया। कारण क्या है? 82-30 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया। अब बताइए कौन सा सही है? तो देखिए हम लोग जो है, ये भूमध्य रेखा है, तो पहली बात तो ऐसा होता है, ये भूमध्य रेखा है, ये मानक समय रेखा है विश्व की। तो भारत के इसमें है उत्तर में, तो ऊपर है उत्तर नॉर्थ और नीचे है साउथ। तो उत्तरी ऊपर भारत हो गया, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, भारत है यहाँ पर, ठीक है। तो भारत उत्तर और ईस्ट में, तो पूर्वी देशांतर में है भारत। अब ये कह रहे हैं पश्चिमी देशांतर, इसलिए कथन गलत हो गया। इसका कारण जो है ये सही है, ठीक है। तो ए गलत है और आर सही है। सेकेंड इज आवर राइट ऑप्शन। जो 82-30 है वो पूर्वी देशांतर है, जो हमारे भारत के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, जिससे सभी घड़ियां बनाई गई हैं हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संदर्भ में कथन ए बी सी पर विचार करते हुए उत्तर का चयन करें। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, बिल्कुल अभी बताया था। कर्क रेखा देश के मध्य से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है, 8 राज्यों से होकर जाती है, ऐसा इसका क्रम है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, बिल्कुल मैप बेस्ड क्वेश्चन है। 68-7, ठीक है, 68 अंश, ठीक है, 7 मिनट पूर्वी तथा 97-25 पूर्वी अक्षांशों के बीच है। मतलब ये इंडिया का जैसा मेरा मैप है, ठीक है, ये मैप है मेरी इंडिया का, मान लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी बना समझिए, ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ पर 68-7 बिल्कुल गुजरात, अरुणाचल प्रदेश 97-25 पूर्वी अक्षांशों के बीच भारत है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा ऐसा कैसा है? 8-4-37-6, ये भारत की जियोग्राफिकल पोजीशन है, आपको याद रखनी। 8-4-37-6, 68-7, 97-25, तो ये सही है। कर्क रेखा बीच से गुजरती है 8 राज्यों से, ये भी बात सही है। हमें कमेंट बॉक्स में ऐसा कौन सा हमारा स्टूडेंट है जो हमें 8 स्टेट के नाम लिखकर बता देगा, ठीक है, प्लीज जरूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। भारत उत्तरी गोलार्ध में ये भी से तीनों सही है इसमें, ठीक है। अब याद कर लेना इन तीनों को, लगाइए सीक्वेंस। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। जैसे ये पृथ्वी हमारी अर्थ है, इससे ऊपर हम जा रहे हैं, आपको क्रम लगाना है इनका। 4 हैं, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, वायुमंडल, समताप समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल, क्षोभमंडल, ऐसे 5 मंडल होते हैं, ठीक है। बहिर क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, वायुमंडल। बताइए कौन सा मंडल होगा पहले? तो सबसे पहले तो होता है हमारा क्षोभ मंडल, ठीक है।
इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। हिंदी में कहते हैं क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल। ऐसे लगाना है क्रम नीचे से ऊपर की ओर। और बहिर्मंडल जो ओजोन परत लेयर है वो हमारी समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो थर्ड इज आवर राइट ऑप्शन, याद रख लेना हमेशा के लिए। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सभी आए हुए क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, लेटेस्ट में पूछा गया। मानसून पवने, क्वेश्चन ये होना चाहिए मानसूनी, मानसूनी पवने हैं, कैसी पवने हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल सही लिखा था, मानसून पवने हैं। हाँ बताइए, मानसून जो है वो किस प्रकार की पवने होती हैं? मौसमी पवने, स्थानीय पवने, ग्रही पवने, स्थायी पवने। तो जो हमारी जो मानसून की, जो हमारे मानसून है जो हमारे भारत में बिल्कुल निश्चित है कि 1 जून को केरल में आ जाता है। तो ये क्या है, एक समय है, निश्चित समय है, ठीक है। तो ये कैसी पवने होती हैं? ये हमारी मौसमी पवने होती है। मानसूनी वर्षा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इस ऋतु को हम मानसूनी बारिश भी कहते हैं। इसमें जो हमारे हो रही है जून में, जुलाई में, अगस्त में होती है, लगभग मिड सितंबर तक होती है, मानसूनी बारिश होती है। इसे हिंदी में चौमास कहते हैं, 4 हैं मास, 4 महीने बारिश के। अब बताइए, स्थल समीर, समीर का मतलब हवा, समुद्री समीर और लू, लू कौन सी पवने हैं, किस प्रकार की पवने हैं? ग्रहीय पवन, स्थायी पवन, स्थानीय पवन, लोकल विंड जिसे कहते हैं, मौसमी पवन। तब जो लू होती हैं या स्थल पर जो भी चलने वाली जो पवनें होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम लोकल विंड्स कहते हैं। स्थानीय जो होती हैं, ठीक है, ये सभी जगह नहीं कर चलती हैं, इनको हम लू कहते हैं, उत्तर भारत में लू कहते हैं, लू के नाम से जाना जाता है। ये लगभग उसमें चलती हैं लू, लू जो है चलती है आपकी अप्रैल के महीने में, अप्रैल मई में भी चलती है, बहुत गर्म गर्म हवा लगती है। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं, जो डेड सी है, इसमें जो है, जो स्विमर हैं वो आराम से स्विम करते रहते हैं, आराम से लेट के आप इसमें न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। जैसे जे मान लीजिए जिस मृत सागर है, इसका मतलब ही यही क्या है, देखिए बताते हैं, डेड सी। जैसे इसमें आप ऊपर लेट जाइए, आराम से न्यूज़पेपर पढ़िए, गाना गाइए, लेट कर आप डूबेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा डेंसिटी है, 382 है ग्राम पर लीटर नमक पाया जाता है इसमें, इतनी ज़्यादा डेंसिटी है कि इसमें हम डूबते नहीं हैं। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है, जिसके कारण हम डूब नहीं पाते हैं, इसलिए इसको मृत सागर कहते हैं। इसमें आप जैसे बिल्कुल तैरते रहेंगे, मृत नाम इसका यहाँ से आया। जैसे अब पानी में आप कोई डेड बॉडी डालिए, ठीक है, जो डेड है, तब वो क्या होगी, वो तैरने लगेगी एक निश्चित टाइम के बाद। इसी प्रकार से जिस प्रकार से डेड बॉडी तैरने लगती है, उसी नाम से इसका नाम रख दिया मृत सागर। हम जिंदा ही इसमें तैरते रहेंगे, ठीक है, बिना हाथ पैर चलाए, क्योंकि इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि ये मृत सागर है वो किस देश में है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा बनाती है? कितना सीधा सिंपल क्वेश्चन। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? 2 नदियाँ बनाती हैं, उनके नाम बताइए। देखिए, कृष्णा गोदावरी तो नहीं बनाती हैं, नर्मदा तो मध्य भारत की है, ये कहाँ से बनाने जाएगी सुंदरबन डेल्टा, ये भी नहीं है। महानदी गोदावरी, गोदावरी भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये बनाती हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। इसका नाम सुंदरबन, सुंदरी नाम के यहाँ पर जो पेड़ हैं वो बहुत पाए जाते हैं, उसके नाम से ही रखा गया सुंदरी पेड़, ठीक है। मैनग्रोव पेड़ भी यहाँ पर पाए जाते हैं, और रॉयल बंगाल टाइगर भी यहीं पर पाया जाता है। पश्चिम बंगाल, भारत में सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वन कहाँ है?
पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कहाँ है, बताइए। भारत में सबसे ऊंचा जो सड़क मार्ग है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, वो कहाँ है, किन दो स्थानों को जोड़ता है। शिलांग से सिलचर, ऊधमपुर श्रीनगर, ईटानगर पासीघाट, ठीक है, मनाली ले। तो भारत में याद रखना सबसे ऊंचा जो मार्ग सिस्टम है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, सड़क का जो सिस्टम है वो कहाँ है, वो दो स्थानों को जोड़ता है, मनाली से लेह को जोड़ता है। मनाली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, लेह कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। इसमें तो ये लेह जो है कहाँ है, लद्दाख में पड़ता है। अब तो बाइफरकेशन हो गया जम्मू कश्मीर का दो स्टेट में, इसलिए लेह इसमें कहाँ है, लेह लद्दाख की राजधानी है। फोर्थ इज आवर राइट ऑप्शन। विभिन्न समुदाय के लोग विभिन्न प्रकार तरीकों से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। ये चिन्ह है, इसका मतलब समझे क्वेश्चन का। जैसे अलग अलग जगह के लोग अलग अलग प्रकार से अभिवादन करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं। जैसे हमारे हिंदू भाई बहन हैं, ठीक है, हिंदू लोग आपस में मिलते हैं, उन्हें राम राम भाई जी, राम राम। मुस्लिम लोग हैं, वो अपनी भाषा में कहते हैं। जो सिख होते हैं वो सत श्री अकाल कहते हैं, ठीक है। तो जो अपना अपना कहने का तरीका, लहजा है किसी का सम्मान करने का, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, हाय हेलो, कैसे हो। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है, ये दर्शाता है हमारे विविधता को, डाइवर्सिटी को। यही तो डाइवर्सिटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक। अभिकथन क्या है, लोगों के साथ भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वे गरीब हैं। केवल क्या ऐसा है, आप अपने आप से पूछिए। केवल लोगों के लिए आप इसलिए भेदभाव करते हैं क्योंकि वो गरीब हैं। अगर गरीब नहीं है, अन्य कोई अमीर है, तब आप भेदभाव नहीं करेंगे। तब भी भेदभाव करते हैं लोग, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, स्थान के नाम पर। कारण, गरीब एवं संसाधनों का अभाव भारत में असमानता का मुख्य कारण है। हाँ, ये बात सही है। अब जो गरीब हैं उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं हैं, और जो अमीर हैं उनके पास रिसोर्सेस ज़्यादा हैं। तो रीजन तो बिल्कुल 100% सही है। अब मान लीजिए हम लोग जो हैं, जो मिडिल क्लास वाले, ठीक है, और लोअर क्लास वाले, वही तो भाई सी टेट और अपने एग्जाम्स की वगैरह की तैयारी करते हैं। अब क्या आपने टाटा बिरला डालमिया अनिल अंबानी का लड़का थोड़ी ना टेट करने बैठेगा, क्यों, वो तो लोग बहुत इलीट क्लास के हैं। तो हम लोग जो है मिडिल क्लास के और जो लोअर क्लास वाले जो होते हैं, वो इन एग्जाम्स की अब अडानी जी का लड़का है, वो थोड़ी ना तैयारी करने आएगा। तो ये बात है, तो असमानता ये दर्शाती है। तो जो रीजन है वो तो सही है, लेकिन जो कथन है, जो कथन था वो गलत था। गरीबी के कारण नहीं, जाति के कारण भी भेदभाव होता है, ठीक है, धर्म के कारण भी होता है, स्थान के भी कारण होता है, भाषा के भी आधार पर होता है। चार हिंदी भाषी बोलने वाले हो, एक कोई आ जाए मलयालम बोलने वाला, तब उसके साथ हम थोड़ा निगेटिव बिहेवियर करते हैं। या हम लोग अगर चले जाएं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु वाले लोग हमको बहुत बुरी निगाह से देखते हैं। तो ये क्या, भाषा के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। हो सकता है वो भी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ, तब भी वो मेरे साथ भेदभाव कर रहा है। तो केवल गरीबी या निर्धनता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, जब हम व्यक्तियों को एक ही छवि में बांधते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हम रूढ़िवादी धारणा का निर्धारण करते हैं। पहले ऊपर बता दिया, नीचे दिया गया एक विकल्प इस छवि को तोड़ता है, ठीक है, जो चैलेंज करता है रूढ़िवादी विचारों को, वो कौन सा है। सही विकल्प की पहचान कीजिए।
लड़के शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। अच्छा भाई। लड़के भावुक मतलब इमोशनल और ध्यान रखने वाले होते हैं। लड़के खेलों में अच्छे होते हैं। लड़के उद्यमी और शरारती होते हैं। अब एक सेंटेंस इनमें चार में ऐसा है, देखिए चाहे आप जो क्लास देख रहे हैं लड़की हो या लड़का, उससे कोई मतलब नहीं। अब एक चीज ऐसी है जो ट्रेडिशनल से हटकर है, जो रूढ़िवादी चीज से हटकर है, वही धारणा को तोड़ रही है। वो कौन सा है पता है? वो सेकेंड है। ऐसा माना है तो जो लड़कियां होती वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, वो ज़्यादा केयर करने वाली होती हैं, ठीक है, परवाह करने वाली, चाहे वो पति हो या बच्चे हों, कोई भी हो। अब जबकि इसमें क्या कह दिया कि लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते, केयर करने वाले होते। यही चीज चैलेंज कर रहा है रूढ़िवादी विचार को। ये यही हमारा सही हो जाएगा। सो सेकेंड इज अवर राइट ऑप्शन। ये है क्वेश्चन, जेंडर वाले से पूछा गया था, ठीक है। अब अब पूछ कहाँ लिया गया क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया इसमें फैक्चुअल वाले में, जबकि पूछा जाना चाहिए पेडागोजिकल वाले में। कोई बात नहीं, आपको तैयार होना चाहिए। भारत में अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? बताइए किस अधिकार का उल्लंघन होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी सोसाइटी है, इसमें अलग अलग जाति के लोग हैं। जाति का मैं नाम तो नहीं यहाँ पर कोई मेंशन करना चाहता हूँ, अपने आप से मान लीजिए, ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग हैं। अब ये एक दूसरे से ऊंच नीच कर रहे हैं कि कोई कह रहा है मैं सबसे ऊंचा हूँ, कोई कह रहा है नहीं तुम नहीं, हम सबसे ऊंचे हैं। और जिसने अपने आप को जाति को सबसे ऊंचा मान लिया, ठीक है, एक जाति मान ली, इसने अपने आप को सबसे ऊंचा मान लिया। अब इस जाति में भी बंटवारा है। वो कहते हैं नहीं इस जाति में हम सुपर हैं, वो कहते हैं नहीं इसमें भी हम सुपर हैं। तो आपस में बंटवारा करते रहते हैं। और जो छुआछूत जो होती है कि इसके घर का खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, इसको दूर बैठाना, इससे हमारे समानता का अधिकार का उल्लंघन होता है, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, समानता नहीं आ पाती है। तो किस मूल अधिकार का, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? समानता का अधिकार। और मैं आपको बता दूं, इस स्पर्शता को जो अनटचेबिलिटी है, इसको भारत के संविधान के, ठीक है, आर्टिकल 17 के तहत इसको बैन कर दिया गया है, ठीक है। अब कानूनन अपराध है छुआछूत करना। अगर किसी व्यक्ति के साथ आप करते हैं तब आप जेल भी आपको हो सकती है, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे काम मत किया करें। मैं तो नहीं करता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में या सोशल लाइफ में कभी भी, क्योंकि ये क्राइम है। अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम। अस्पृश्यता एक कानूनन दंडनीय अपराध है। क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। ये कथन पढ़ लो फिर मुझे बताओ कौन सा सही है। कथन, एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है, सही है। कुछ संस्थानों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं होता है। बताइए क्या सही है कि गलत। जैसे अगर कोई चीज है वो उपयोगी है तब तो संसाधन है, उपयोगी नहीं है तो वो संसाधन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हमारा जो जिस जगह पर हम रहते हैं, मान लीजिए जो हमारा जो रेलखंड वाला एरिया है उत्तर प्रदेश में, इसमें पानी की बहुत भरमार है, ठीक है। इसके लिए पानी यहाँ पर बहुत भरपूर मात्रा में, कोई ऐसी बात नहीं है। अब इस पानी को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज भी करते हैं, मिस यूज भी करते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा है। अब इस पानी का यहाँ तो मेरे यहाँ कोई मोल नहीं है, ठीक है, 10-10 बाल्टी से लोग नहा लेते हैं। अब जब मैं दिल्ली में था, जब दिल्ली है, दिल्ली में पानी का कितना ज़्यादा मूल्य है। तब इसी पानी को अगर दिल्ली में ले जाओ तब ये वहाँ पर एक रिसोर्स बन जाता है, संसाधन बन जाता है। वैसे रिसोर्स तो यहाँ भी है लेकिन यहाँ इसका कोई मूल्य नहीं है, फ्री का समझते हैं। जबकि दिल्ली में इसका कीमत समझी जाती है, दिल्ली में इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, एक संसाधन के रूप में काम करने लगता है। तो किसी भी चीज़ की उपयोगिता या अनुपयोगिता उसको संसाधन बनाती है, सही है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है। तो कौन सा हो जाएगा?
इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हाँ, इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सही है। आर की व्याख्या करता है, हाँ सही, ठीक है, ए इसकी व्याख्या भी करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? बताइए। भारत की सरकारें जो है, भारत में दो प्रकार की सरकारें होती हैं, देखिए। एक तो केंद्र सरकार, एक कौन सी होती है? राज्य सरकार। दो ही प्रकार की सरकार से जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सरकार नहीं बनाती है, ध्यान रखना। सरकारें दो ही प्रकार की हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दो स्तर पर हैं। इनको क्या कहते हैं? अध्यक्षात्मक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, साम्यवादी सरकार, पूंजीवादी सरकार। इनको हम कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो सेकेंड इज आवर राइट ऑप्शन। चलिए वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, जिसने ना किया हो। इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। इस काम को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की, एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोगों से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दिया करें और कमेंट ज़रूर करें और लाइक कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।